हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है जनजातियों में सामाजिक विभेदीकरण। इससे पहले आपने जनजाति के बारे में बात करी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है विभेदीकरण का, कि क्या जनजातियों में भी आम लोगों की तरह, जैसे कि हम लोगों में विभेदीकरण था, पारंपरिक समाज की बात की जाए वर्ण व्यवस्था के आधार पे, जिसमें जाति के आधार पे हमारे अंदर भेदभाव किया गया था, तो क्या अब भी ऐसा है? क्या जनजातियों में भी ये सब था या है? तो वो हम समझेंगे किस आधार पे था भी तो। ठीक है, विभेदीकरण। नॉर्मली जो विभेद जनजातियों में देखा गया है वो लिंग के आधार पे है, ठीक है, भाषा के आधार पे है। विभेद डिफरेंशिएशन जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी की भाषा अलग है तो वो उसका जो ग्रुप है वो अलग है। अगर लिंग है तो उसका जो काम है लिंग के आधार पे उसमें भी विभेदीकरण है। जैसे कि महिलाओं का काम कुछ और दिया गया था, पुरुषों के लिए कुछ और काम था। तो इसी तरीके से वंश के आधार पे भी जो है विभेद आपको देखने को मिलता है, राइट। और विशेष किसी क्षेत्र के आधार पे आपको विभेद देखने को मिलता है। यानी कि इन अलग अलग जो टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जो जनजाति समुदाय हैं उनके बीच में जो भेदभाव है उसको लेके ये बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले, इसी को ही याद रखते हुए आपको आगे पढ़ना है। ये इंडिया का जो जनजाति समुदाय है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बुक ही इंडिया के बारे में है। तो भारत में जो समाजशास्त्र है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और इंडिया में जो जनजाति समुदाय है उनके ऊपर अपने बात करनी है। उससे पहले एक परिभाषा यहाँ पे देख लेते हैं विभेदीकरण की क्या होती है। एक यूनिवर्सल परिभाषा की किस किस आधार पे विभेद आपको देखने को मिलता है नॉर्मली। तो एक समाजशास्त्री कह लो आप इनको, ठीक है, या थिंकर कह सकते हो। आइसन स्टेट्स के अनुसार सामाजिक विभेदीकरण एक विभेदीकरण ऐसी स्थिति है जो हर एक छोटी या बड़ी सामाजिक इकाइयों में मौजूद होती है, ठीक है। यानी कि हर क्षेत्रों में, हर समूह में आपको देखने को मिलती है विभेद, क्योंकि विभिन्न विशेषताओं वाले लोग विभिन्न कार्य करते हैं और विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। तो कहने का मतलब ये आपको इनडायरेक्टली जो वर्ण व्यवस्था है उसकी याद दिला रहा है, कुछ कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण, उसकी याद दिलाता है, जिसमें कि हमारा जो काम था वो अलग अलग दिया गया था। ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ करना, पढ़ाई करना, पढ़ाना, उसके अलावा क्षेत्रों का काम सिर्फ लड़ने का था, ठीक है। और जो वैश्य थे वो व्यापारी थे, शूद्र जो थे वो उनकी सेवा करने के लिए बनाए गए थे, राइट। तो ये क्या है, एक डिफ्रेंशिएशन था वहाँ पे भी हमारे साथ। तो ये इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हर समय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विभेदीकरण हर जगह आपको देखने को मिलता है। आज आप देखो, अभी वर्तमान में जाति प्रथा नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको देखने को मिल जाती है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हो आप तो जाति के आधार पर किसी से भेदभाव हो रहा है। चप्पल पहनने का अधिकार आज भी बहुत से लोगों को नहीं है, और मूंछ रखना वगैरह जो था, जो हम पहले सुनते हुए आ रहे थे, कई कई क्षेत्रों में अभी भी आपको देखने को मिलता है। और विभेदीकरण वर्ग या जो काम है वो भी आपको देखने को मिलता है। जो डॉक्टर्स है वो विभेदीकरण है, डॉक्टर्स का काम अलग है ना, लोगों को बचाना। वो बात अलग है कि कुछ डॉक्टर्स उस काम को सही से नहीं करते हैं, ठीक है। और लॉयर्स जो है, वकील जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसके अलावा टीचर्स जो है वो अपना जो पढ़ाई का काम कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये भी विभेदीकरण है एक तरीके का, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। वर्ग या वैसे अलग आधार पे, जाति, धर्म, इस तरीके से भी जो है विभेद आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे सोरोकिन जो है वो बता रहे हैं। सोरोकिन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली इनके बारे में नहीं है, इनके विचार लिखे हुए थे तो वो हमने पढ़े थे, है ना। पीछे जो चैप्टर्स आपने लीव किए होंगे तो आप जाके देख सकते हैं, शुरू से देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सामाजिक विभेदीकरण दो प्रकार, सामाजिक विभेदीकरण को दो मुख्य श्रेणियों में जो है इन्होंने बांटने की कोशिश की है। कह रहे कि एक जो विभेदीकरण होता है समाज में वो होता है अंतर समूह, ठीक है। यानी कि समूह के अंदर कैसे, इसी समूह के अंतर्गत विभेदीकरण को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे समूह है, एक ग्रुप है, जैसे कि हमारी फैमिली को आप ग्रुप समझ सकते हो। और यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारी माता है, माँ होती है या स्त्रियाँ होती है, उनका काम होता है घर में, ठीक है, गृह कार्य जो है वो करती है। और जो पिता होते हैं, ठीक है, जो फादर होते हैं, वो बेसिकली बाहर जाके काम करते हैं, वहाँ से कमा के लेके आते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का विभेदीकरण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये अंतर है, ठीक है, आंतरिक है, ये आपके घर के अंदर, आपके समूह के अंदर आपको देखने को मिलता है नॉर्मली। और किसी समाज में आपको उल्टा देखने को मिलता है, पुरुष घर का काम करते हैं और महिलाएं बाहर का काम करती है। और कहीं कहीं थोड़ा मिक्स भी देखने को मिलता है कि भाई कभी कभी क्या होता है, पुरुष के पास टाइम है तो वो
अपनी जो वाइफ है उनका हाथ बटाने के लिए वो काम करते हैं साथ में, ठीक है। और एक जो विभेदीकरण है वो होता है आंतर समूह के आधार पे, ठीक है। यानी कि दो या दो से समूह, दो या दो से ज़्यादा जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में जो भेद होता है वो, जैसे कि भाषा के आधार पे मैंने आपको बताया था, जैसे लैंग्वेज दोनों के अलग अलग है तो उसके आधार पे उनमें डिफ्रेंशिएट होता है, ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सामाजिक विभेदीकरण के कुछ प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं। दुर्खाइम ने जो है एकता को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मैं बताऊँगा कि मतलब जो दुर्खाइम में वो कह रहे हैं कि हम ना एक एकता के आधार पे जो वर्ण है, जो विभेदीकरण है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने दो तरीके की जो है एकात्मकता को बताया है। एक होती है यांत्रिक एकता या एकात्मकता, समरूपता जो भी आप कह लो। दूसरी होती है जैविक एकता। यांत्रिक में क्या होता है, ये नॉर्मली आपको जो हमारे पुराने समाज थे, पारंपरिक जो समाज थे वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है या ना के बराबर आप समझ सकते हो उसमें। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है कि जो कुम्हार है, ठीक है, कुम्हार वो सिर्फ कुम्हारी करेगा, ठीक है, यानी कि बर्तन बनाने का काम करेगा। उसके बच्चे जो होंगे, जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, वो भी सिर्फ वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे कि ब्राह्मण है, तो ये नहीं कि ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, ब्राह्मणों को भी सिर्फ कुछ ही काम करने का अधिकार है, जैसे कि पूजा पाठ करना या पढ़ाई लिखाई करना, ये ब्राह्मणों को दिया गया था। उसके अलावा अगर ब्राह्मण का कोई बच्चा डांस करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है तो उसको करने की परमिशन नहीं थी। तो दोनों चीज़ें जो है, ये जो व्यवस्था थी वो सभी के लिए समान तरीके से आप समझ सकते हो, राइट। ब्राह्मण यानी कि वो एक तरीके से जो काम वो दिया गया है वही कर सकते हैं, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है। और दूसरा होता है जैविक, ठीक है। मैंने आपको यांत्रिक बता दिया। जैविक बेसिकली जो नया समाज है, अभी आप जो वर्तमान में देखते हो, ठीक है, प्रेजेंट में देखते हो, वो है वर्तमान में आप देखते हो कि अपनी मर्जी से आपके पास कोई स्किल्स है। अगर आपके पास स्किल है डॉक्टर बनने की, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो वो कर सकते हो। टीचर बनना चाहते हो या कोई और काम करना चाहते हो तो आपके पास पूरी परमिशन है। ये बेसिकली नया समाज यानी कि जो शिक्षित समाज है, जो एजुकेटेड सोसाइटी है, उसमें आपको देखने को मिलता है जीविक एकात्मकता, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, दोनों जो कंपैरिजन थे इनके बीच में, दो तरीके के समाज है। आपने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इसके अंदर, राइट, कि समाज जो विभेदीकरण है वो किस आधारों पे होता है। चलो अब हम बात करते डायरेक्टली जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे उसके बारे में, यानी कि जनजातीय समुदाय के बारे में, कि क्या इनमें विभेदीकरण होता है, किस आधार पे होता है, होता भी है तो। वैसे मैंने आपको बता दिया है, जो ये समाज होते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ होती है, इसमें बेसिकली जो विभेद होता है, डिवीज़न होता है इनके अंदर, वो होता है वंश के आधार पे, मैंने आपको बता दिया, लिंग के आधार पे। आयु भी एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनमें, ठीक है। आयु में क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा है तो वो हर एक चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो हर एक काम जो है, या उसके पास जो मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस है, वो नहीं होता है। अगर आप एक बात करो, जो मैच्योर बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग हो, तो आप अभी एक मैच्योरिटी में आ गए हो, आपकी एज लगभग 20 से ऊपर ही होगी। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ठीक है, जो मास्टर्स करते हैं, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, ठीक है, यानी कि 25 या उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दुनिया है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, ठीक है, और संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो काम भी करते हैं साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में, तो वो भी है। लेकिन आप ये सब मत सोचिए, आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आप जॉब कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप फुल टाइम पढ़ाई करो, जो भी आप करना चाहते हो आप वो करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, आपके पास पूरी फ्रीडम है हर एक काम करने की। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कंडीशन सबकी ख़राब है, ठीक है। आप ये कंडीशन देख के ये नहीं कह सकते कि यार क्या करें अब, ठीक है। अब हम ना, क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कह सकते हैं कि होपलेस हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए, पढ़ाई करूँ या जॉब करूँ, क्योंकि कंडीशन घर की बहुत ज़्यादा ख़राब है। सभी के साथ है ये, ठीक है, जितने भी गरीब परिवार के हैं या मध्यवर्गीय परिवार के हैं, उनमें सभी बच्चे जो हैं वो इसी कंडीशन से गुजर रहे हैं आज, ठीक है। तो ये सबके साथ है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो आप कर रहे हो, जो आपने गोल रखा हुआ है कि मुझे ये करना है, तो आप उसके पीछे लग जाइए बस, ठीक है। क्योंकि आज अगर आपने ये सब छोड़ दिया तो कल आपके पास मौके नहीं बचेंगे कि फिर आप कर पाओ, क्योंकि शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको उनको संभालना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर क्या होगा कि आप जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है, क्या पता हो जाए,
ठीक है। या फिर उसके बाद तो हमारे पास ऑप्शन तो है ही, अब कोई ना कोई तो काम हमें कर ही लेंगे, ठीक है। इतना तो हम सीख ही जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, फिर ज़िंदगी चलानी है कैसे भी करके। अगर जिस मकसद में हमें करना है वो कामयाब ना हो पाए तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास फिर भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसमें जो विभेदीकरण है मैंने आपको बताया था अभी कि किस किस आधारों पे होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको और भी आधार आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि व्यवस्था, जो सामाजिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, वो किस किस समाजों में या किस किस जनजातियों में आपको और से भिन्न दिखाई देता है, ठीक है। और उनकी जो प्रथाएं होती है, जो आस्थाएं होती है, वो अलग अलग आपको मिल जाती है। इसके आधार पे इनमें भेद होगा, जाति नहीं होगी इसके बीच में, ठीक है। जाति के आधार पे कभी भी जनजातियों में भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि ये सभी एक ही वंश के लोग होते हैं, ठीक है। अपने आप को एक ही वंश का जो वो है जनरेशन है वो मानते हैं कि भाई हम अपने पूर्वज के वंशज हैं और हम सभी एक ही परिवार के, तो उनके बीच में भेदभाव कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये भी हमें सोचना है, ये भी हमें याद रखना है। अब इनको एक्सप्लेन किया गया है नीचे, बारी बारी से सबको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि जो पहला जो टॉपिक है वो आपको बता रहा है वंश समूह के आधार पे जो विभेदीकरण आपको मिलता है देखने के लिए, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि वंश में क्या होता है, कुछ कुछ समाजों में कुछ जो जनजाति समुदाय होते हैं उसमें पिता के आधार पे ठीक है, पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं वो देखने को मिलते हैं, इसमें भेद होता है। और किसी में आपको माता के आधार पे जो वंश होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने ये सभी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पहले ही कि कैसे कैसे यहाँ पे हमको देखना होता है कि जो पापा है, यानी कि अगर पापा के आधार पे वंश चलेगा तो यानी कि आप अगर आप बॉय हो तो आप हो उसके बाद, ठीक है, आपके फादर के बाद फिर आपके जो बच्चे होंगे, ठीक है, आपके जो मेल बच्चे होंगे वो उसके वंशज होंगे। फिर उसके बाद जो माता के आधार पर चलते हैं उसमें क्या होता है, आपकी माँ होती है, घर में जो श्रेष्ठ होती है वो माँ होती है। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, अगर आप एक बॉय हो तो आपकी जो वाइफ होगी, ठीक है, जो आपकी वाइफ होगी वो घर की उत्तरदायी होगी, वो सारा काम करेगी घर में, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना होगा उससे पूछ के होगा, उनके अलावा कोई और वो काम नहीं कर सकता या कोई डिसीजन वो नहीं करेंगे, ठीक है। सारे काम उन्हीं के परमिशन से किए जाएंगे। उसके अलावा सेकंड टॉपिक आपको बताता है लिंग के आधार पे, यानी कि जो जेंडर है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पुरुष और स्त्री के बीच में जो काम होता है उसको लेके यहाँ पे बात की जाती है। जैसे कि पुरुष है तो पुरुष जो है बाहर का काम करेगा, ठीक है, बाहर जाके जो बाहर के काम होते हैं, खाना लेके आना, काम करना, बाहर जाके मजदूरी करना, वो काम करेगा। जो माता है वो घर पे जाके घर पे रह के बच्चों को पालती है, पोसती है। उस आधार पे जो है आपको विभेद देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर के आधार पे भी विभेद होता है। जनजातियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आयु जो है, एज, मैंने आपको बता दिया एज का भी कि जो बच्चा है वो इतना मैच्योर नहीं होता, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको जो काम होते हैं वो बहुत ही छोटे मोटे दिए जाएंगे, ठीक है। छोटा मोटा काम कि भाई आप ये कर लो, ये वाला काम कर लो, ठीक है, वो उठा के लेके आओ। छोटा मोटा जो काम है वो जो बच्चे कर सकते हैं वो, और जो बड़े काम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं, वो बड़े जो लोग होते हैं घर के वो करते हैं, ठीक है। 20 से 25 से 30 से, या फिर आपके फादर जो होंगे वो करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, या आपकी मदर डिसीजन लेगी घर में। तो ये जो है एज के आधार पे भी आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जाती है। जैसे कि अभी आप समझते हो कि हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो ये आप मेच्योरिटी में हो, ठीक है। आपकी एज ज़्यादा है, आपकी एज ज़्यादा नहीं है, बस आप सोचते हो बहुत ज़्यादा। दिक्कत ये है कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है, कुछ भी एज नहीं है ये भी। जिस उम्र में हम हैं ये इतना ज़्यादा भी नहीं है जो हम सोचते हैं, ठीक है। ये जो बहुत से लोग हैं हमें मतलब बोलते हैं कि काम करो, ये करो, वो करो, इतने बड़े हो गए हो, कुछ भी नहीं करते हो, मत सुनो उनकी, ठीक है। आपके पीछे भागेंगे वो लोग जब आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, अच्छी बात है, सफ़र का फल मीठा होता है और उस रियलिटी में होगा डेफिनेटली अगर हम कोशिश करेंगे तो। मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, जो IAS IPS है वो बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, 5-5 साल जो है स्टडी करते हैं लगातार। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, 30-30 साल के हो जाते हैं, 32 साल के हो जाते हैं, तब भी वो करते हैं। फिर एट द एंड वो हो जाता है उनका, ठीक है। तो मतलब कि उनकी ज़िंदगी बन गई एक तरीके से, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि आप गवर्नमेंट जॉब करो या कुछ और करो। आपका जो मकसद है, आपको व्यापारी बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, तो आप बिजनेस वूमन बनना है तो आप करो, ठीक है। वो उस पर आप ध्यान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी ये जो आप पढ़ रहे हो ना सोशियोलॉजी, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि समाज कैसा है और कुछ किस तरीके से लोग हैं, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। और हम अब यहाँ पे एक स्थान और अनुक्रम के बारे में बताता है कि जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है ना,
तो उसके आधार पे भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी में आपका पद ऊंचा है, ठीक है, और आपके बाद जो बच्चे होंगे ना, उनका पद भी ऑटोमेटिकली ही ऊंचा हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो ये जो है स्थान जो होता है या अनुक्रम जो होता है, जो वंश क्रम होता है, उसके आधार पे भी विभेद आपको देखने को मिलता है। कुछ लोग तो वहाँ पे निम्न होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग वहाँ पे उच्च जाति के होते हैं या उच्च स्थिति के होते हैं, ठीक है, स्थान के होते हैं। उनका जो औहदा होता है वो सबसे बड़ा होता है, ऊंचा होता है। पैसे ले लो या रिश्ते ले लो, कैसे भी। उसके बाद व्यवसाय यानी कि बिजनेस, जो भी आप काम करते हो, उसके आधार पे हमारे अंदर जो डिवीज़न देखने को मिलता है वो आप देख सकते हो कि कुछ जनजाति समुदाय में हमने पढ़ा था पहले भी कि कुछ समाज तो ऐसे है, कुछ समाज में जो लोग हैं उनके अंदर भी डिवीज़न है। जैसे कि कुछ तो है मच्छी पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है, पशुपालन करते हैं, मच्छी पकड़ते हैं, कुछ व्यापारी भी है। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ की, उनके अंदर भी ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। सभी तरीके के लोग होते हैं हर समाज में, हर सोसाइटी में आपको विभिन्न तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, उनका रीति रिवाज अलग होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, चीज़ों को समझने का, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। और शिक्षा ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अंदर जो डिवीज़न है उसको क्रिएट करने में, ठीक है। डिवीज़न शिक्षा जो है, यानी कि कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड है, देखो शिक्षा के आधार पे कैसे होता है, एक तो होता है अनएजुकेटेड, ठीक है, एक होता है एजुकेटेड। तो इनमें डिवीज़न तो होगा ना। अनएजुकेटेड मतलब नो स्किल्स, कोई भी स्किल नहीं होगी उसके पास। जो एजुकेटेड है उसके पास स्किल्स होगी, और वो अगर उस स्किल्स को सच में यूज़ करे सही तरीके से तो डेफिनेटली वो और आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये भी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना होता है हमको, समझने के लिए आपको ये चीज़ें मैं बताता हूँ। धर्म के आधार पे भी होता है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा एक पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें जाति, तो जाति के आधार पे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। धर्म बेसिकली क्या है, देखो धर्म क्या है, धर्म है, मैंने एक शायद इस चैप्टर में या इस बुक में वो सब कुछ नहीं दिया हुआ है। एक समाज के बारे में मैंने आपको बताया था, जनजाति समुदाय है, वहाँ पे धर्म क्या है, जैसे कि सन होता है ना, सन, कभी कभी हम लोग उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, हिंदुओं में सन की पूजा करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक धर्म है, पूजा करना। जितनी भी चीज़ है ना हमारे आसपास में, जो चीज़ें जीवित हैं उसकी हम पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं सन की, हम पूजा करते हैं वाटर की, ठीक है, नदियाँ जो है, रिवर्स, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, रिवर्स की पूजा करते हैं हम, और हम पूजा करते हैं ट्रीज़ की। तो ये क्या है, हमें लगता है कि इन सब चीज़ों में प्राण है तो हम इनकी पूजा करते हैं। ये जो समाज, ये जो चीज़ें आपको मिलती है ना, धर्म के अंदर मिलती है। धर्म क्या सिखाता है हमें, इक्वालिटी सिखाता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है। लेकिन आज जो धर्म का मतलब है वो अलग हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे दो टॉपिक्स दिए हुए हैं धर्म के बारे में, एक होता है प्रदत्त, एक होता है अर्जित, ठीक है। प्रदत्त मतलब जो आपको मिला हुआ है, जैसे कि आप जन्म से जो भी आपकी धर्म है, जो भी आपकी कास्ट है, वो आपको जन्म से मिली हुई है। एक होता है अर्जित, जो आप मेहनत करके अचीव करते हो, ठीक है, जो आप हासिल करते हो। अगर आप मेहनत करके एक अच्छे पद पे चले जाते हो, या आप सक्सेस हो जाते हो, बिजनेसमैन बन जाते हो, वुमन बन जाते हो, आप एक इंजीनियर बन जाते हो, डॉक्टर बन जाते हो, तो आपने वो अर्जित किया है, ठीक है। आप एक अलग जो है, आपका जो एक रुतबा है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आपको देखने को मिलता है। हमने ये भी पढ़ा था धर्म में कि कुछ जो लोग हैं अपना जो धर्म है वो बदल देते हैं ना। जो बड़े बड़े उच्च जाति के लोग हैं, उनकी जो संस्कृतियाँ होती है, उनकी तरह रहन सहन करना वो शुरू कर देते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि हम अब उच्च जाति के व्यक्ति हो गए हैं, समूह हो गए हैं। तो ये भी एक तरीके से अर्जित है, उन्होंने प्राप्त किया अपने आप को, अपना जो धर्म है वो बदल दिया है, ठीक है। तो ये होता है। फॉर ये तो मैंने आपको बता दिया है, भाषा के आधार पर होता है। कुछ देखो, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कितनी लैंग्वेजेस हैं। जो जनजाति समुदाय है वो तो उनके अंदर भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है ना। 544 तो बोलियाँ हैं, उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी वहाँ पे, मुझे भी एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है कितनी लैंग्वेजेस थी। तो उसके आधार पे जनजाति जो है वो बटी हुई है, ठीक है। जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनमें बदलाव आपको, या जो डिवीज़न है, जो विभेद है, वो आपको देखने को मिलता है, इसलिए वो अलग अलग होती हैं। क्षेत्र, भौतिक वातावरण की भी एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो, कुछ जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है वो जंगलों में रहती है, उनमें भेद है, ठीक है। कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ में रहती है, हमारे आसपास में मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं। वो कुछ एसटी समुदाय के जो लोग हैं वही ट्राइबल्स कम्युनिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र, इसको देखो मैंने आपको बताया अभी
जैसे कि फॉरेस्ट है, तो कुछ जो कम्युनिटीज़ है वो यहाँ रहती है, कुछ होती हैं वो पहाड़ों पे रहती है, पहाड़, ठीक है। कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी है वो रेगिस्तानों में भी रह सकती है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो हमारे साथ सोसाइटी में भी रहती है और कुछ गाँव में भी रहती हैं। तो ये जो है वातावरण जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र के आधार पे उनमें विभेद देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ख़त्म हो गया चैप्टर, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको टॉपिक जो तरीका है मेरा बताने का अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा लगता है। आने वाली वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक वगैरह जो होता है वो कर सकते हो, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।